हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिया था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ और अब डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 8, लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज कहते किसको हैं, सबसे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। लर्निंग रिसोर्सेज, सबसे पहले हम रिसोर्स का मतलब समझे। आम बोलचाल की टूडेज पार्लेंस को अगर हम देखें तो आज की जो भाषा है, आज की जो बोलचाल है, उसमें रिसोर्स का मतलब है कमोडिटी। कमोडिटी यानी एक ऐसी वस्तु जिसकी कोई यूटिलिटी हो, यानी जिसकी कोई उपयोगिता हो और जिसकी कोई वैल्यू हो, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु जिसकी कोई उपयोगिता, उसकी कोई वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अगर हम सोशल साइंस के लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, मटेरियल्स का, पीपल का, बिल्डिंग का यूज़ करते हैं, जिनको हम लर्निंग रिसोर्सेज कह सकते हैं। हम बहुत सारे कॉमन लर्निंग रिसोर्सेज से फैमिलियर हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियो, फिल्म, रेडियो एट्सेट्रा। लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर ऐसा कोई इंसान आ सकता है, कोई इंसान, मटेरियल, सिचुएशन, एक्सपीरियंस, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाए या जिसको क्रिएट किया जाए, जो बच्चे को एक्टिवली लर्न करने में और हमारे इंस्ट्रक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने में हेल्प करता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करे, उसी को हम लर्निंग रिसोर्सेज बोले। लर्निंग रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो टीचर भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, और दोनों भी कर सकते हैं। जब हम लर्निंग रिसोर्सेज को लिस्ट करते हैं तो चौक बोर्ड से लेके कंप्यूटर तक जितनी भी ये जो मटेरियल्स हैं, इनका यूज़ हम इंस्ट्रक्शन के किसी भी फेज़ में कर सकते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, या फिर वो कंक्लूजन हो। ठीक है, और किसी भी एज पे, किसी भी ग्रुप पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज अ टीचर हमें ज़रूरत है कि हम वाइजली डिसीजन लें। जब हम रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम नीड के बेसिस पर करें और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर करें। मान लो मैं वीडियो फिल्म दिखाना चाहती हूँ और मेरे पास उसके लिए कोई भी प्रोजेक्टर या कुछ भी चीज़ है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगी। तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या नीड है और क्या अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पर हम इनका चयन करते हैं। जो लर्निंग रिसोर्सेज का जो इम्पोर्टेंस है, उसको फोकस ग्रुप पेपर ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस 2005 ने भी इस पर जोर डाला है। और टीचिंग शुड यूटिलाइज ग्रेटर रिसोर्सेज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। जो टीचिंग है वो उसमें यूटिलाइज किए जाने चाहिए ऑडियो विजुअल मटेरियल, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, चार्ट्स, मैप्स, रेप्लिकाज और आर्कियोलॉजिकल एंड मटेरियल कल्चर्स। इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। अब हमसे कोई ये पूछ ले कि इन लर्निंग रिसोर्सेज की क्या नीड है, क्या बच्चे इनके बिना नहीं पढ़ सकते क्या, या पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे जब हम इनका यूज़ नहीं कर सकते थे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसकी क्या नीड है। अब हम इसको देखेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ दीज लर्निंग रिसोर्सेज मेक्स टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। कि सबसे पहली बात, हमारी टीचिंग लर्निंग जो है ना वो इफेक्टिव बनती है इनसे। सेकंड है, ये हेल्प करता है बच्चों को उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में। ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। यानी ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे अंदर आ जाती है अगर हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग। जो ये रिसोर्सेज है ये हेल्प करते हैं ज़्यादा फास्ट सीखने में, और इनसे चीज़ें लॉन्गर टाइम तक याद रहती हैं, और ये ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाते हैं बच्चे इन रिसोर्सेज की हेल्प से। और ये जो रिसोर्सेज है ना, इनके थ्रू बच्चों के अंदर एक रेडीनेस आती है कि बच्चों को सीखने की, मतलब सीखने के लिए बच्चे तैयार होते हैं, क्योंकि उनको नई नई चीज़ें, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए नए मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। और ये द क्रिएट विजुअल इमेज। जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो बच्चे के माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है चीज़ों की, कॉन्सेप्ट की, और जिसकी रिटेंशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। और ये कैपेसिटी टू प्रोवाइड रियल और ऑलमोस्ट रियल एक्सपीरियंस, इनके अंदर कैपेसिटी है इन रिसोर्सेज के अंदर कि ये बच्चों को रियल, डायरेक्ट या फिर ऑलमोस्ट रियल एक्सपीरियंस दे पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हमें चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। फिर इन्हीं के अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चा अपने पेस से, अपनी गति से सीख सकता है। जैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू बच्चा अपनी अपनी गति से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नीड और इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स थे।
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। तो लर्निंग रिसोर्सेज को हमने दो टाइप में बांटा है, एक प्रिंट बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज है और एक है नॉन प्रिंट बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज। प्रिंट बेस्ड में वो आ जाएगी जैसे अखबार, बुक्स, इस तरह की चीज़ें, और नॉन प्रिंट में आ जाएगी जैसे वीडियो, फिल्म्स, इस तरह की चीज़ें। अब इसमें दो लर्निंग रिसोर्सेज की बात की गई है, रियलिया और एक है हमारा डायोरामा। जो हमारा रियलिया है वो क्या होता है भाई, देखो टर्म से बना है रियल। रियल का मतलब क्या है कि जो देखने में रियल लगे, यानी 3 डायमेंशनल हो। पहली बात कि जो रियलिया वर्ड है ये, इसका मतलब है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम रियल लाइफ, जैसे कि कॉइन हो गए, टूल्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, डू नॉट ईजिली फिट इन द ऑर्डरली कैटेगरी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। हम इनको ईजिली प्रिंटेड मटेरियल की कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। दे कैन बी आइदर मैन मेड, ये मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल जैसे आर्टिफैक्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, और नेचुरल अकरिंग जैसे कि सैम्पल्स, मैन, ठीक है। यूजली बोरोड, परचेज या रिसीव किए जाते हैं स्कूल के द्वारा, टीचर के द्वारा, लाइब्रेरी से कर सकते हैं, म्यूजियम से कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो रियलिया का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसको हम नेचुरली भी ले सकते हैं और जो मैन मेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। While conducting field trips, one can collect samples of rock, soil, mineral resources। कि मान लो हम कोई फील्ड ट्रिप पर गए और हमने वहाँ से कलेक्ट किए कुछ सैम्पल्स रॉक्स के, सॉइल्स के, मिनरल्स के, तो यही रियलिया बन जाएंगे, यही इसको हम कह देंगे रियलिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम इसको प्रोक्योर भी कर सकते हैं किसी कम्युनिटी से या फिर किसी म्यूज़ियम से। जो रियलिया है क्रिएट करता है इंटरेस्ट को बच्चों के अंदर और फैसिनेट करता है, क्योंकि बच्चे रियल थिंग से सीख रहे होते हैं, इसलिए उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, जब हम ये चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम यूज़ कर सकते हैं कॉइन्स का, ज्वेलरी का, ड्रेसेस का, ठीक है। जब जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर पर, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स का, मतलब क्रॉप्स के सैम्पल्स का, और बच्चों को रियल एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ टूल्स दिखाए हैं, एंशिएंट इंडियन कॉइन्स दिखाए हैं, तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, रियलिया के। अब है डायोरामा। डायोरामा क्या है कि भाई देखो डायग्रामा किससे मिलकर बना है, डायग्राम। लेकिन डायग्राम कैसा, तो डायग्राम होना चाहिए पार्शियली 3 डायमेंशनल। पूरा तो डायग्राम हम नहीं बना सकते, मतलब 3 डायमेंशनल पूरा नहीं बन सकता, तो पार्शियली 3 डायमेंशनल होता है, फुल साइज होता है, और मॉडल होता है किसी भी लैंडस्केप का, जिसमें कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट या फिर कोई नेचर सीन या फिर कोई सिटी स्पेस, सिटी स्केप्स, ठीक है, वो एजुकेशन के पर्पज़ से या फिर इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से दिखाया जाता है डायोरामा के ऊपर। यानी कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है या फिर कोई भी ज्योग्राफिकल चीज़ें हम इसके ऊपर दिखा सकते हैं। कैसे हम डायोरामा को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम इसे किसी कार्डबोर्ड की, किसी थर्माकोल शीट की, क्ले की, या फिर कोई भी ये रेडीमेड भी आते हैं प्लांट, बशेज, शर्ब्स, इन सब की मदद से हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है डायोरामा का, तो वो होता है ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इसकी मदद से, डायोरामा की मदद से हम डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लाइफ इन डेजर्ट को दिखाएं कि भाई डेजर्ट में किस तरह से लोग जीते हैं, हम सहारा डेजर्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डायोरामा जो है ये, इसके थ्रू हम ब्रह्मपुत्र जो वैली है उसमें किस तरह से पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, धान चावल की खेती कैसी हो रही है, या फिर टी गार्डन्स किस तरह से असम में दिखाई देते हैं, इन सभी को डिपिक्ट कर सकते हैं हम। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिपिक्ट कर सकते हैं। तो हम इन डायोरामा का, रियलिया का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं इस स्टेज पर। सिंस एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न मोर थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ डायोरामा टू हैव अ फीलिंग ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। कि इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ डायोरामा टू हैव अ फीलिंग ऑफ लाइफ, कि बच्चों के अंदर एक फीलिंग ऑफ लाइफ आए, पर्टिकुलरली एक किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैप्स एंड ग्लोब्स और जो मैप्स हैं इनका यूज़ ज्योग्राफर या फिर सोशल साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। हम इन दोनों चीज़ों से फैमिलियर हैं। मैप क्या है, हमारी अर्थ की फ्लैट सरफेस पर एक रिप्रेजेंटेशन है, और जबकि जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ का मिनिएचर है, ठीक है।
जो ग्लोब है वो अलग अलग होते हैं साइज़ में। किसी को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट नहीं कर सकते कैरी किसी को इजीली, कोई पॉकेट में भी आ जाता है, कोई गुब्बारे बलून की तरह होता है जिसको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम हवा भर सकते हैं। ये हैंडी होते हैं, कैरीड विद ईज़, हम इनको ईजिली कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि मैप्स में और ग्लोब में कौन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मैप से मिलते हैं, क्योंकि मैप जो है डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे किसी से हमें माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ओशन के बारे में पता चलता है। इनको हम फिजिकल या फिर रिलीफ मैप कहते हैं। और जिनसे हमें सिटीज़, टाउन, विलेज या डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पता चले, उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में पता चले, उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, रेनफॉल, मिनरल, मतलब इनके पर्टिकुलर थीम होते हैं, उनको थीमेटिक मैप कहते हैं। मैप जो है अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट को सिंथेसाइज करने में, इंटीग्रेट करने में, आइडियाज़ को हेल्प करता है। तो ये हमारे मैप के एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है, और ये हमारा ग्लोब है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स। जो मॉडल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल विजुअल एड है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल थिंग्स को एक्सेप्ट साइज एंड शेप। यानी साइज एंड शेप अलग हो सकती है, वरना बिल्कुल रियल थिंग्स की तरह होते हैं। मॉडल्स जो होते हैं हमारे, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल को स्टैटिक बोल सकते हैं, सेक्शनल और वर्किंग। अगर मैं अर्थ का मॉडल दिखाऊं, यानी कि अगर मैं ग्लोब दिखाऊं, तो वो सिंपल है, वो स्टैटिक है, या फिर ये मॉडल हो सकता है किसी प्लेन के, प्लेट्यू के, माउंटेन के, डेल्टा के, वैली के। इसको हम सिंपल या स्टैटिक मॉडल कहते हैं। कुछ होते हैं सेक्शनल, जैसे मान लो मैं अब अर्थ के मिनिएचर को नहीं दिखा रही, मैं अर्थ के अंदर के एक लेयर को दिखा रही हूँ, अर्थ के अंदर एक कोर जो लेयर है, मेंटल क्रस्ट, उनको दिखा रही हूँ, तो ये सेक्शनल मॉडल हो गए, ठीक है। वर्किंग मॉडल का क्या मतलब है, मैं सोलर सिस्टम किस तरह से रोटेट करता है इसको दिखा रही हूँ, नहीं वो वर्क भी कर रहा होता है। तो ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, सिंपल, सेक्शनल और वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स जो होते हैं वो जनरली कार्डबोर्ड, पेपर, वुड, बैम्बू, थर्माकोल, वैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, मेटल्स, क्ले, इन सब का यूज़ करके बनाए जाते हैं। हम 2 डायमेंशनल पिक्चर्स के पर बेस्ड मॉडल भी बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है डायोरामा, जो नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप है। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो 2 डायमेंशनल पिक्चर को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ट्स, ग्राफिक्स एंड कार्टून्स। सबसे ज़्यादा जो कॉमन लर्निंग रिसोर्सेज है वो है चार्ट। चार्ट एक वैल्यूएबल टूल है जिसका यूज़ सोशल साइंस के अंदर किया जाता है। ये फ्लैट पिक्टोरियल डिस्प्ले मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं एक इफेक्टिव मैनर के अंदर। चार्ट सर्व एज एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ क्लासीफाइंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करके एक एक्सीलेंट मैनर में हम बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्ट्स, जैसे नरेशन का मतलब है किसी भी स्टोरी के पिक्चर्स, फिगर्स दी होंगी और उसके थ्रू हम उस स्टोरी को क्या कर रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नरेशन के लिए जो चार्ट यूज़ होता है। टेबुलेशन, इसमें टेबल होती है जो किसी भी कंपैरिजन को शो कर सकता है। थर्ड है रिलेशनशिप इफेक्ट, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज और जो पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या कॉज एंड इफेक्ट है, इस तरह से। फिर हमारा फोर्थ है पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट के अंदर एक किसी चीज़ का डेवलपमेंट दैट हैव अ सिंगल ओरिजिन एंड सच एज लीनेज ऑफ अ फैमिली। इसके अंदर कुछ इस तरह के डेवलपमेंट दिखाए जाते हैं जिनका सिंगल ओरिजिन होता है। फिर है क्लासिफिकेशन, इनके अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है चीज़ों की, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट होते हैं इनमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉरपोरेशन और गवर्नमेंटल बॉडीज़, इनके अंदर मतलब हम किस तरह से ऑर्गेनाइज है, वो किस तरह का उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनको दिखाते हैं। फिर है फ्लो चार्ट शो स्टीमिंग अ प्रोसेस सच एज मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ठीक है। फ्लो चार्ट से हम किसी भी चीज़ का प्रोसेस दिखा सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इंफॉर्मेशन चार्ट आर डेवलप्ड बाय टीचर स्टूडेंट थ्रू आउट अ यूनिट ऑफ स्टडी एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑफ समराइज ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू ऑनगोइंग स्टडी। ये बच्चों के द्वारा या टीचर के द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स। जो ग्राफ्स होते हैं वो एक्सीलेंट मीन्स है
क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने का, जिससे बच्चे के अंदर फंडामेंटल और स्पेसिफिक रिलेशनशिप की जो समझ है वो विकसित होती है, वो बच्चे समझ पाते हैं। जो ग्राफ है उनके लिए कुछ बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम इफ़ेक्टिव इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं ग्राफ्स की। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, की जो टाइटल है उस ग्राफ का, उसके सिग्निफिकेंस को बच्चे समझें। बच्चे जो बेसिक यूनिट है मेज़रमेंट की उसको समझे कि किस बेसिक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के ऊपर ये इस ग्राफ को तैयार किया गया है। बच्चे रिलेशनशिप जो उसमें दिखाए गए उसको इंटरप्रेट कर पाएँ, ठीक है, डाटा उसको जनरलाइज कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक स्किल्स हैं जिसके थ्रू बच्चे ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टून। इन दिनों में एनसीएफ 2005 के ऊपर जो बेस्ड बुक्स हैं सोशल साइंस की, उसके अंदर ग्राफिक्स, पिक्चर, कार्टून्स का यूज़ होता है। जो कार्टून है वो एक ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज है जिससे विजुअल रिलीफ या और कुछ फन मिलता है हमें। कार्टून एक मैसेज को कैरी करते हैं और स्टूडेंट ऑल्सो लर्न टू, जिससे बच्चे जो है ना उस कार्टून से क्या मैसेज निकल रहा है उसको इंटरप्रेट करना भी सीखते हैं, मैसेज को इंटरप्रेट करना सीखते हैं। टीचर को क्या करना चाहिए कि रीजनल लैंग्वेजेस से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से कार्टून को कलेक्ट करना चाहिए, उनको क्लासरूम में फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी कार्टून है मतलब वो ऐसी गहराइयों तक उस टॉपिक को ले जाती है जिससे जो डिस्कशन है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है और ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बन जाता है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन जो एक इफेक्टिव मीडियम है, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट जो हमारी सोशल साइंस का जो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टाइमलाइन। इसके थ्रू हम इवोल्यूशन दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ का टाइमलाइन का यूज़ करके। इसमें मैनकाइंड का इवोल्यूशन ऑफ किंगडम, जर्नी ऑफ प्रेस, इस तरह की चीज़ें हम दिखा सकते हैं। मेजर यूटिलिटीज़ क्या है टाइमलाइंस की? पहला, इससे टाइम का सेंस डेवलप होता है बच्चों के अंदर। फाइंडिंग आउट द रिलेशन, बच्चे दो पीरियड के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। फोकसिंग द अटेंशन ऑफ एन एंटायर क्लास ऑन विजुअल डिवाइस, सब बच्चे उस विजुअल डिवाइस पर फोकस कर पाते हैं। यूज्ड फॉर रिव्यू पर्पस एंड रिइंफोर्सिंग लर्निंग, इसको रिव्यू पर्पस या फिर रिइंफोर्सिंग लर्निंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है।